वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स की सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है और 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट इस्टेब्लिश कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं और अच्छे से पूरा कर भी लिया है। क्वेश्चंस अभी नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स या कहें कि हेडिंग चल रही है। अब आज जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि पोलर रिप्रेजेंटेशन, अब हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन समझना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। तो दैट इज़ आवर लेक्चर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए, पहले हेडिंग दे देते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसी पोलर रिप्रेजेंटेशन से ही निकल के आपका एक और डेफिनेशन बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे अभी हम बाद में देखेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन या कभी कभी इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज इन द नेम। तो मान लीजिए पहले हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट ये आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और कहेगा कि इसका एक पोलर रिप्रेजेंटेशन आप निकालिए। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका रियल एक्सिस हो जाएगा, दैट विल बी इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्लेन पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉमा बी को। आर्गेंड ने जैसे बताया था, हम लोगों ने इसका यूज़ भी किया है। तो ये मान लेते हैं यही कहीं पर है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया जाए, आप कहीं भी ले सकते हैं, एनालिसिस सेम रहेगी। तो हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट है ए प्लस आई बी, जिसे हम ए कॉमा बी से भी दिखाते हैं। ये पॉइंट है। अब अगर ये पॉइंट है तो इसका मॉडुलस भी निकलेगा, इसका कॉन्जुगेट भी निकलेगा। तो कॉन्जुगेट का यहाँ यूज़ नहीं है तो अभी उसको छोड़ देते हैं। मॉडुलस निकलेगा और इस मॉडुलस को हम आर से दिखाते हैं, बात हो चुकी है। आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम मॉड जेड से भी डिनोट करते हैं। ये नोटेशंस एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब देखिए, अब ये लेंथ r है और इसका जो कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ स्मॉल a है और ये लेंथ स्मॉल b है। x एक्सिस पर a लेंथ चलना है, y एक्सिस पर b लेंथ मूव करना है। तो ये लेंथ a हो गई, ये लेंथ b हो। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ, वो थीटा है। ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये है और ये लाइन है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी हम एनालिसिस करेंगे, जब भी हमें किसी लाइन का या किसी पॉइंट का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू बन रहा है उसका एंगल निकालना होगा, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकालना है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये नोटेशन हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि जो एंगल मेजर्ड अलोंग एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है एंगल,
तो उसे हम नेगेटिव रिगार्ड करेंगे। इसका आप कन्वर्स भी कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉक को नेगेटिव ले सकते हैं, क्लॉक को पॉजिटिव। बट बुक्स में या स्टैंडर्ड बुक्स में या सारे टीचरों के द्वारा ये नोटेशन फिक्स किया जाता है ताकि कोई कंट्रडिक्शन ना आए दो लोगों की बात में। तो हम लोग भी यही लेके चलेंगे, क्योंकि कन्वर्स करने से रिवर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाएगा उसे पॉजिटिव माना जाएगा, और जब इधर से इधर क्लॉकवाइज इसे हम मेज़र करेंगे तो इसे नेगेटिव की तरह लेंगे। ठीक तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल मेज़र किया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस वो थीटा है। तो अब आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, इसे ए नाम दे दीजिए, इसे बी नाम दे दीजिए। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए बी एंड हाइपोटेनस आर। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, और ए बी की लेंथ हमें पता है क्या है? बी है, तो हमें मिल गया बी बराबर आर साइन थीटा। ये बात ठीक। सिमिलरली कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आर कॉस थीटा बराबर ए आ जाएगा। ओ ए हमारा ए है। तो आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी के फॉर्म में दिया था, हमने ए और बी को मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के और साइन को साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी ए और बी की वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे, यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मीन्स इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आई, या इसे आर कॉमन लेके लिख आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। मीन्स पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, हमें आर निकालना होगा और थीटा निकालना होगा, और जैसे ही आर और थीटा दोनों पता चल जाएंगे इसी इक्वेशन में उठाकर पुट कर देंगे, हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक, चलिए इतनी बात अच्छी है। अब इसी पे कुछ और डिफिनीशन बना लेते हैं। अब ये जो थीटा होता है, जो भी थीटा आएगा, थीटा, इसी थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड कहा जाता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड, हर जेड के लिए अलग अलग थीटा आएगा, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग आर्गुमेंट, और इसे हम शॉर्ट में जो है ए आर जी ऑफ जेड से डिनोट करेंगे हम लोग। ऐसा आर्गुमेंट को शॉर्ट बना लेंगे, उसका यू एम ई एन टी हटा देंगे, आर्ग जेड। और देखिए अब यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं छोटा सा, चूँकि ए बराबर आर कास थीटा है, बी बराबर आर साइन थीटा है, तो टेन थीटा के टर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे इसमें डिवाइड कर दें। अगर इसे हम इक्वेशन 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्या आ जाएगा? बी ऊपर है, ए नीचे है, और ये टेन थीटा हो जाएगा। मीन्स थीटा निकालने के लिए हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। आप इसे ही याद रखें, हो सकता है भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना पता हो थोड़ा बहुत। तो टेन थीटा बराबर बी अपॉन,
तो ये सारी बातें कंप्लीट है पोलर रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। पोलर रिप्रेजेंटेशन में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, आपको ए को आर कॉस थीटा, बी को आर साइन थीटा रखना है। आर आपको तुरंत पता चल जाएगा जेड का मॉडुलस। थीटा निकालने के लिए आपको ऐसे लिखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए आ जाएगा, और बी और ए की वैल्यू आपको दी रहेगी, वहाँ से आप थीटा आसानी से निकाल लेंगे। ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें इस तरह से जब नोटेशन था तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में समस्या थी, इतना प्रिसाइज नहीं था। तो जैसे कि हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो डेवलपमेंट है वो मेनली आयलर उसके डेवलपर माने जाते हैं। रोल बहुतों का रहा है लेकिन मेजर पोर्शन इन्हें नहीं दिया। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन को और सिंप्लीफाई किया और पोलर रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, e की पावर x। अब इन्होंने इसको एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन दिया और आयलर ने ये कहा, या उन्होंने डिराइव किया, पूरा उसका प्रूफ है बट आपको उसमें नहीं इंडल्ज होना है, उसमें नहीं, उससे कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ नोटेशन का यूज़ करना है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इन्होंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की, प्रूफ वगैरह किया और देखा कि ये जो है ये e की पावर आई थीटा के बराबर आता है। आयलर ने देखा ये चीज़, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, e की पावर आई थीटा के बराबर होती है। तो ए रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और एक्सटेंड होके क्या बन गया, आर e की पावर आई थीटा। अब इससे जो कैलकुलेशन है वो ट्रेमेंडसली ईजी हो जाती है। अभी देखिए हम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे और इसी नोटेशन का यूज़ करेंगे, फटाफट आता जाएगा। और वही अगर प्रॉपर्टी हम लोग इस नोटेशन का यूज़ करके करते तो काफ़ी लेंदी होता और कठिनाई भी होती। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये थीटा के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, θ1 θ2 उनके आर्गुमेंट हैं, तो क्या उनको जोड़ने पर उनका आर्गुमेंट भी जुड़ जाता है, क्या उनको मल्टीप्लाई करने पर उनका आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या उन्हें डिवाइड करने पर उनके आर्गुमेंट में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस फंक्शन में देखा था। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें अब वेरीफाई करनी है कि होल्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इसे हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। तो जो पहली प्रॉपर्टी, जैसे वो Z1 प्लस Z2 का मॉड होता है वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर नहीं होता है, यही समस्या आर्गुमेंट में भी आती है। ठीक, बट जो प्रोडक्ट और डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है वो लॉग की तरह काम करता है। मीन्स जो आर्गुमेंट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे चलिए पहला हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट Z1
ए प्लस आई बी एंड Z2 C प्लस आई डी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका हमें एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन पता है, पोलर और एक्सपोनेंशियल। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल हैं वो कुछ R1 e की पावर I थीटा 1 है और इसका जो है वो R2 e की पावर I थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन से निकल के आ ही जाएगा और R1 R2 डायरेक्ट इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तब भी आ जाएगा। तो इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर हम Z1 प्लस Z2 करें तो ये क्या आ जाएगा, R1 e की पावर I थीटा 1 प्लस R2 e की पावर I थीटा 2। तो देखिए हम दोनों टर्म को ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो आर्गुमेंट है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा थीटा 1 और इसका आर्गुमेंट थीटा 2। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो आर्गुमेंट है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है। तभी कह पाते जब एक्सपोनेंशियल में I के साथ थीटा 1 प्लस थीटा 2 आता। यहाँ पर ऐसा कोई फार्मूला बनने को तैयार नहीं। अगर Z1 प्लस Z2 हम कंप्यूट करें वो समथिंग e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाए पावर में, तब हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट उसका थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, जैसे कि यहाँ थीटा 1 थीटा 2 है। लेकिन ऐसा कुछ बनेगा नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 वो जो है वो आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 के बराबर होता है। ये बात हम नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो प्लस वाला तो प्रॉपर्टी होल्ड होगा नहीं। अब डॉट वाला देखते हैं। चलिए Z1 Z2 हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू, तो R1 R2 e की पावर I थीटा 1 e की पावर I थीटा 2, यही होगा। तो Z1 Z2 बराबर R1 R2, बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, I कॉमन हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये कुछ है, इससे क्या मतलब हमें, ये Z1 का मॉड है, ये Z2 का मॉड है, मीन्स ये मॉड Z1 Z2 है, मॉड Z1 Z2 है और ये e की पावर I थीटा 1 प्लस। हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिख रहा है। और ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा 1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ थीटा 2। ये कुछ ऐसा ही काम कर रहा है कि log a इंटू बी बराबर क्या होता है, log a प्लस log b। वही काम यहाँ भी हो रहा है। Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट निकालेंगे तो आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 आ जा रहा है। अब ऐसा ही जो हमारा डिवीज़न वाला रूल है उसको भी चेक करते हैं। तो ज़्यादातर केस में जहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल होल्ड होता है, डिवीज़न रूल भी हो ही जाता है, और इसे अभी हम वेरीफाई भी कर देंगे। और ये भी log की तरह ही काम करेगा। log a अपॉन b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b। तो आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 जो हो जाएगा वो थीटा 1 माइनस थीटा 2, मीन्स आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। तो Z1 अपॉन Z2 ये हमें कंप्यूट करना। Z1 क्या हो गया, e की पावर I थीटा 1 और Z2 e की पावर I थीटा 2। अब ठीक है, ये हो गया R1 R2, पावर्स माइनस हो जाएंगे, थीटा 1 माइनस थीटा। ये क्या है, मॉड Z1 अपॉन Z2 है, e की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो फिर से हम वही बात कह सकते हैं
आर्गूमेंट Z1/Z2 क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 हो गया, मीन्स आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। अब इन दो जो प्रोडक्ट और डिवीज़न का हमने फार्मूला देखा, इससे जो क्वेश्चंस हैं बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया रहेगा, बड़ा सा कहेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालो। तो इन दो फार्मूले को हम अप्लाई करके क्वेश्चन के बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपके यहाँ 11th तक का जो कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना था वो कंप्लीट होता है। अब इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जानना है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, nth रूट, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन पहले आप अभी अपने सिलेबस पर फोकस करें और आप ये फिनिश कर लें, और इसके बाद हम इसकी सारी एक्सरसाइजेज बता दें। उसके बाद हम जो टॉपिक अभी हमने नाम लिया उस पर हम आएंगे, बताया जाएगा उसको भी। ठीक, आप समझने का प्रयास करें, और नहीं आता है तो कम से कम एक बार देख ही लें, हो सकता है भविष्य में काम दे दें। तो आपके 11th लेवल तक का जो काम था वो हमने कर दिया। अब जो अगले लेक्चर में होगा वो एक्सरसाइजेज स्टार्ट होंगी। एक ही दो शायद एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है भी नहीं, और ज़्यादा 3-4 एक्सरसाइज होगी। तो 2 से 3 दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक जो हमने नाम लिया उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।